बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब हम जो डिस्कस करेंगे टॉपिक आज वो होगा बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एनी एक्सटर्नल प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। वो टेम्परेचर जिस पर आपके पास जो गिवन लिक्विड है उसका वेपर प्रेशर बाहर वाले यानी कि एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट में एट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि बबल कम आउट ऑफ द लिक्विड इंटीरियर, के लिक्विड का जो अंदर वाला पोर्शन है उसमें बबल आते हैं। मतलब आप पानी को बॉयल होता देखा होगा तो आप देखते हैं कि नीचे से बबल ऊपर की जानब जो है वो आ रहे होते हैं, ठीक है। तो वो जो नीचे जो सरफेस होती है ना वो इंटीरियर पार्ट कहलाता है, ठीक है। अब प्रेशर जो है वो इंटीरियर पार्ट में ज़्यादा है बबल्स का, इसलिए तो वो ऊपर आ रहे हैं। और जैसे ही वो सरफेस के ऊपर आते हैं, ऊपर सरफेस के आकर जो है वो ब्रस्ट हो जाते हैं और फट जाते हैं और यूँ चीज़ जो है वो हमें बॉयल होती दिखाई देती है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे देखिए ये लिक्विड है हमारे पास, जब आप हीट करते हैं तो उस वक्त क्या होता है कि ये वाले वेपर इस तरीके से बाहर आते हैं। अब ये जो लिक्विड से जब बाहर आते हैं तो यूँ बबल जो है लिक्विड भी यहाँ पे थोड़ी बहुत मूव करता है, जिसकी वजह से हमें ये बॉइलिंग दिखती है, ठीक है। अब इन वेपर का प्रेशर जो है वो बाहर वाले एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर जब हो जाता है, उस टेम्परेचर को, मतलब आप हीट इसको मुसलसल दे रहे हैं, वेपर बन रहे हैं, लेकिन जैसे ही इन वेपर का प्रेशर जो है वो बाहर वाले एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, इस पॉइंट को हम क्या कह देते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट को कौन कौन से फैक्टर जो है इफेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहली बात, इंटरमालिकुलर फोर्स की बात करें तो देखिए जितनी स्ट्रोंगर होगी इंटरमालिकुलर फोर्सेस, उतनी ज़्यादा ही हमें हीट चाहिए ताकि वेपर प्रेशर को हम जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर कर सके, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं वो लिक्विड जिनका इंटरमालिकुलर फोर्सेस ज़्यादा होती है उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। जैसा कि आप गैसोलीन की बात कर लें, पेट्रोल की बात कर लें, ये जल्दी बॉयल हो जाएंगे, लेकिन वाटर की बात कर लें, ठीक है, ग्लिसरीन की बात कर लें, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर आप ग्लिसरीन का देखें तो बॉइलिंग पॉइंट होता है 290, जबकि वाटर का आप देखें तो होता है 100। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटरमालिकुलर फोर्सेस ग्लिसरीन में स्ट्रॉन्गर है, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। इसी तरह से हनी की बात कर ले, शहद जिसे कहते हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उसमें इंटरमालिकुलर फोर्सेस जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो वो लिक्विड जिनमें इंटरमालिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगे, डाई इथाइल ईथर की बात कर ले, उसका जो है वो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। क्यों? क्योंकि उसके दरमियान जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज है, लिहाजा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो ऐसे लिक्विड जिनकी इंटरमालिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, और जिनकी इंटरमालिकुलर फोर्सेस वीक होंगी उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। बॉइलिंग पॉइंट एंड एक्सटर्नल प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट का एक्सटर्नल प्रेशर पे क्या असर होता है? देखें, हमने बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन पढ़ी, वो यही कह रहा है कि जब किसी लिक्विड का अपना जो है उनके जो वेपर प्रेशर है वो बराबर हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, उस टेम्परेचर को हम क्या कह देते हैं कि ये क्या है? बॉइलिंग पॉइंट है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम कहें कि बॉइलिंग पॉइंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल प्रेशर, तो ये बात ठीक है, क्योंकि जितना एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होगा, और जितना एक्सटर्नल प्रेशर कम होगा बॉइलिंग पॉइंट जो है वो उतना ही कम होगा। तो ग्रेटर एक्सटर्नल प्रेशर मोर हीट एब्जॉर्ब टू इक्वलाइज वेपर प्रेशर टू एक्सटर्नल प्रेशर, तो उतनी ज़्यादा हीट लगेगी अगर बाहर वाला यानी कि एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो, तो उतनी ज़्यादा जो है वो लिक्विड हीट एब्जॉर्ब करेगा ताकि अपने वेपर का प्रेशर जो है वो एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर कर सके। अच्छा जी, अब वाटर की बात अगर हम करें तो वाटर देखें कि जब एक्सटर्नल प्रेशर 23.7 हो, एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं हम बॉइलिंग पॉइंट एंड एक्सटर्नल प्रेशर को, ठीक है। तो इसका जो है वो बॉइलिंग पॉइंट देखे 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन जब इसका 323 टॉर करे, ठीक है, तो ये हो जाता है तकरीबन जो है वो ये 69 होना था, ठीक है, ये 69 हो जाएगा। ये माउंट एवरेस्ट पे है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो जब बाहर वाला माउंट एवरेस्ट पे देखें तो वहाँ पे हवा का प्रेशर जो है वो 323 टॉर है, लिहाजा वहाँ पर 69 जो डिग्री सेंटीग्रेड है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। अगर 700 टॉर है बॉइलिंग पॉइंट तो 98 बॉइलिंग पॉइंट होगा। मतलब अगर बाहर का प्रेशर जो है वो 700 टॉर है तो बॉइलिंग पॉइंट जो वाटर का है वो 98 है। ये मरी हिल्स पे है। और यहाँ पे अगर हम नॉर्मल बात करें सी लेवल की तो 760 टॉर हो तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वाटर का 100 है, और अगर 1489 टॉर हो जाए तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो
20 हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट जो वाटर का इंक्रीज होता जा रहा है। अब हम प्रेशर कुकर की बात कर लेते हैं। ठीक है, प्रेशर कुकर क्या है कि इसके अंदर एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज किया जाता है, और हमें पता है कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है जब एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो। ठीक है, अब प्रेशर कुकर बेसिकली एक स्टील वेसल है, क्लोज्ड होती है। ठीक है, वेपर जो है इसके अंदर से एस्केप नहीं कर पाते, बाहर नहीं जाते। फिर मोर प्रेशर जो है वो, जो वाटर अगर हम कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं, नॉर्मली यही यूज़ किया जाता है, तो उसकी जो सरफेस होती है उसके ऊपर मोर प्रेशर जो है वो डेवलप हो जाता है। ठीक है, अब बॉइलिंग पॉइंट जो वाटर का इंक्रीज हो जाता है, तो जो हीट बॉइलिंग पॉइंट, तो अब देखें वाटर का इंक्रीज हो गया, आप नीचे से हीट दे रहे हैं, पानी बॉयल कर नहीं रहा क्योंकि ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है। वो आगे डायग्राम में बताता हूँ। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है, आप हीट दे ही जा रहे हैं, तो वो हीट जो है वो अब क्या होगा, पानी से डायरेक्ट खाने की जानब जाएगी, जिससे जो फूड होता है वो जल्दी पक जाता है। मतलब आप कह लें कि आप डायरेक्ट हीटिंग कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आप किसी चीज़ को कोयले पे या आग पे वैसे भूनते हैं या पकाते हैं, तो आपको पता है वो जल्दी हो जाती है। ठीक है, इसी तरह से ये वाला प्रोसेस है। तो फूड जो है इसलिए जो है वो इंक्रीज प्रेशर पे जल्दी कुक हो जाता है। अब ये देखिए, ये प्रेशर कुकर है, अब ये क्लोज कंटेनर है, आपने जो है वो यहाँ पे देखा कैरेट रखी है या कोई भी फूड रखा हुआ है, यहाँ पे इसको पानी रख दी। ये पानी जब आप हीट दे रहे हो उसके वेपर बन रहे, ऊपर वेपर जमा होते जा रहे। अब ये लिक्विड है, इसका एक्सटर्नल प्रेशर ये हो जाएगा। अब एक्सटर्नल प्रेशर से मुराद आप बिल्कुल ये नहीं लेंगे कि बाहर वाला ही, बल्कि एक्सटर्नल प्रेशर जो लिक्विड के ऊपर प्रेशर होता है उसी को आप एक्सटर्नल प्रेशर कहते हैं। अब यहाँ पे वेपर एस्केप हो नहीं रहे क्योंकि बर्तन क्लोज होता है, यहाँ पे वेपर जमा होते रहेंगे। पानी का बॉइलिंग पॉइंट आप कह लें कि 100 से ज़्यादा हो जाएगा। अब आप हीट दिए जा रहे हैं, तो पानी के जितने मैक्सिमम वेपर बनने थे वो तो बन चुके, तो जितनी आप हीट दे रहे हैं वो सारी की सारी फूड की जानब ट्रांसफ़र होती जाएगी। दूसरी एप्लीकेशन जो है वो आप कह लें कि बॉइलिंग पॉइंट और एक्सटर्नल प्रेशर की एक्सप्लेनेशन में, वो हम डिस्कस करेंगे वैक्यूम डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, ऐसी प्रोसेस, ये डिस्टिलेशन बेसिकली एक प्योरीफिकेशन का मेथड है, जिसमें आप डिस्टिलेशन से मुराद ही होता है कि डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट के हवाले से किसी चीज़ को आप हीटअप करते हैं, उसको प्योर फॉर्म में हासिल करते हैं वेपर फेज़ में, और दोबारा से उन वेपर फेज़ को कंडेंसेट कर लेते हैं, जिससे हमारे पास जो चीज़ है वो प्योरीफाई आ जाती है। ठीक है, अब अगर वैक्यूम डिस्टिलेशन की बात करें तो ये भी उसी प्रोसेस पे चलेगा कि अगर एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज किया तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। तो ये वैक्यूम डिस्टिलेशन है, ये सिर्फ और सिर्फ सेंसिटिव लिक्विड के लिए इस्तेमाल होती है। वो आगे बताता हूँ, एक एग्जांपल में बताता हूँ कि कैसे जो है वो सेंसिटिव लिक्विड की बात करते हैं। अब वैक्यूम डिस्टिलेशन जो है इसके कुछ एडवांटेज है, दो एडवांटेज है। एक ये है कि डिक्रीज टाइम फॉर डिस्टिलेशन का टाइम कम कर देती है, और दूसरा ये कि लेस फ्यूल जो है इसमें कंज्यूम होता है। अब हम ग्लिसरीन की बात करते हैं। अब ग्लिसरीन एक सेंसिटिव लिक्विड है। ठीक है, ये इसका एडवांटेज है। सेंसिटिव लिक्विड भी जो है वो इस प्रोसेस से जो है वो आप प्योरीफाई कर सकते हैं। ग्लिसरीन जो है वो बेसिकली एक सेंसिटिव लिक्विड है, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 290 होता है। देखिए, जब आप किसी चीज़ को प्योरीफाई करना चाहते हैं, जैसे वाटर को प्योरीफाई करना चाहते हैं, तो आप इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक बॉयल करेंगे। उससे क्या होगा कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी के प्योर वेपर्स आएंगे, फिर उन वेपर को कूल करके वाटर बना ले। अब जो आपने वेपर को कूलिंग करके वाटर बनाया ना, वो प्योर तकरीबन H2O ही होगा, उसमें ज़्यादातर मालिक्यूल जो है वो सिर्फ H2O के ही होंगे। तो अगर आप किसी चीज़ को प्योरीफाई करना चाहते हैं तो हमें पता है एक बॉइलिंग मेथड है, लेकिन ग्लिसरीन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 290 होता है, लेकिन 290 ही इसका डिकम्पोजिशन पॉइंट है, यानी कि ग्लिसरीन के मालिक्यूल्स के दरमियान जो बॉन्ड होते हैं ना, कोवलेंट, वो भी टूट जाते हैं 290 पे। ठीक है, अब फिर क्या करें, तो एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो, जब वैक्यूम डिस्टिलेशन की मदद से एक्सटर्नल प्रेशर 50 टॉर कर लेंगे, और उस वक्त 210 पर दोबारा गर्म करेंगे। अब देखिए 210 इसका डिकम्पोजिशन पॉइंट नहीं है। डिकम्पोजिशन पॉइंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है, वो एक्सटर्नल प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एक्सटर्नल प्रेशर पे डिपेंड करता है। 290 पर जो है वो बॉन्ड भी टूट जाता है, और ये डिकम्पोज भी हो जाता है और बॉयल भी हो जाती है, लेकिन जब हम प्रेशर ही रिड्यूस कर देंगे, अब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 210 आ गया, और इस टेम्परेचर पर फिर इसको बॉयल किया जाता है। और ये रहा वैक्यूम डिस्टिलेशन का सेटअप। ठीक है, ये एक कंटेनर होता है और इसके साथ वैक्यूम पंप लगा दिया जाता है, और यहाँ से क्या करते हैं, वैक्यूम पंप ऑन करते हैं ना, तो यहाँ से एयर जो है वो एवैक्यूएट होकर यहाँ से जाना शुरू कर देती है, और यूं ये जो ऊपर वाला एनवायरनमेंट क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर जो प्रेशर जो जब 50 टॉर रह जाता है, और ये ग्लिसरीन अगर हम इसके अंदर रख दें फिर हीट करेंगे तो 210 पे जाकर जो है वो ये बॉयल हो जाएगी और प्योरीफाई हो जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, अब
एनर्जेटिक ऑफ फेज चेंज से क्या मुराद होता है कि मादे की हालतों को चेंज करना, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, इस तरीके को, इसको हम कहते हैं फेज चेंज। फेज वैसे बेसिकली कहते हैं हालत को, कि जिस हालत में कोई कंपाउंड हमें मिल रहा हो वो उसकी फेज कहलाती है, ठीक है। तो अब सबसे पहली हीट जो है वो है मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। इसमें क्या करना है कि आपने 1 मोल लिक्विड को सॉलिड में, 1 मोल सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना है, यानी कि अमाउंट ऑफ हीट which is required to convert 1 mole of solid into its liquid। दूसरी होती है मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये भी यही है कि 1 मोल लिक्विड को आपने वेपर में चेंज करना है। तीसरी होती है मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन, इसमें क्या करना है कि आपने किसी भी 1 मोल सॉलिड को डायरेक्ट वेपर में चेंज करना है। अब हम इनका कंपैरिजन पढ़ लेते हैं। देखिए मोलर हीट ऑफ फ्यूजन में क्या करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, मालिक्यूल को पिघलाना है, सिर्फ अरेंजमेंट थोड़ी सी चेंज करनी, क्योंकि हमें पता है लिक्विड और सॉलिड के मालिक्यूल्स के दरमियान जो अरेंजमेंट होती है बस थोड़ा बहुत फर्क होता है। तो अब जब आप किसी चीज़ को फ्यूज़ करना है, सिर्फ पिघलाना है, तो क्या करना है, आपने इतनी को हीट देनी कि उसके मालिक्यूल जो है वो डिसलोकेट हो जाए, ठीक है, डिसप्लेस हो जाए, थोड़ी सी अपनी जगह बदल ले, तो चीज़ जो है वो क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। लेकिन अगर वेपोराइजेशन की बात करें, तो अगर हम वेपोराइजेशन में बात करें तो वो क्या होता है कि आपने किसी लिक्विड को वेपर में लेके जाना है। अब हमें पता है वेपर की फेज में मालिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा होता है, लिक्विड की फेज और सॉलिड की फेज में डिस्टेंस कम होता है। मतलब आपने क्या किया, फ्यूजन में सिर्फ हीट दी कि उनके मालिक्यूल की जो अरेंजमेंट है वो चेंज हो जाए। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें, आप किसी लिक्विड को इतनी ज़्यादा हीट दे रहे हैं कि उसके मालिक्यूल्स ही सेपरेट हो जाए। फ्यूजन में जस्ट मालिक्यूल की अरेंजमेंट बदली है, लेकिन यहाँ पे आप क्या कह रहे हैं कि उसके मालिक्यूल की सेपरेशन हो जाए। लिहाजा मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन हमेशा ग्रेटर होगी मोलर हीट ऑफ फ्यूजन से। अब मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन की बात करें तो ये इन दोनों से ज़्यादा होती है। अब इसकी वजह क्या होती है, क्योंकि आपने किसी सॉलिड को डायरेक्ट हीट करना है कि वो वेपर फेज में चला जाए, लिहाजा मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन जो है वो ज़्यादा होती है, जबकि मोलर ऑफ हीट ऑफ वेपोराइजेशन दूसरे नंबर पे आ जाएगी और मोलर हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो तीसरे नंबर पे आ जाएगी। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह ताला आपके और मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमाए।